Hello friends. Today we'll start with the topic of concept of hearing impairment. Hearing impairment क्या होता है? जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक एक करके सारे टॉपिक कवर करूंगी, तो आज हम शुरुआत करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट से। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जानेंगे। जो भी कंटेंट्स हैं इसमें, इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, वो है मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, causes of hearing impairment, preventive measures, characteristics of hearing impaired children, educational provisions for hearing impaired children and role of a teacher in education of hearing impaired children। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है? हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर दोज इन whom the sense of hearing is non functional for ordinary purpose of life। जिन लोगों में या जिन बच्चों में सुनने की शक्ति बिल्कुल नहीं होती या बिल्कुल ना के बराबर होती है, उन्हें हम कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी। They do not hear or understand sound at all, even with amplified sound। उन्हें साउंड सुनाई नहीं देती, वो बिल्कुल ही नहीं सुन सकते साउंड। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट और डैमेज टू द हियरिंग मैकेनिज्म। हियरिंग मैकेनिज्म में किसी डैमेज या डिफेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। द हार्ड ऑफ हियरिंग चिल्ड्रन हैव सम डिग्री ऑफ सेंस हियरिंग विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड। जिन बच्चों में हल्की सी भी सुनने की शक्ति होती है, उनको हम हियरिंग एड के थ्रू हेल्प कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। द डेफ पर्सन इज वन विद टोटल इनेबिलिटी टू हियर। जो एक डेफ आदमी है, उनमें बिल्कुल भी सुनने की कैपेबिलिटी या वो बिल्कुल भी उन्हें सुनाई नहीं देता, उसे हम डेफ पर्सन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है। पहला है इसमें, फर्स्ट वन इज माइल्डली रिटार्डेड। जिन बच्चों का जो डीबी लॉस है वो 26 to 54 के बीच में फॉल करता है, उन बच्चों को दूर की आवाज सुनने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप उनसे पास में आके कुछ भी बोले तो वो सुन सकते हैं आपको, पर अगर आप दूर से उनको कुछ भी बोलेंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है उनको समझने में। मॉडरेटली रिटार्डेड, वो बच्चे जिनका 55 to 69 डीबी लॉस होता है, उनको वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूर और पास दोनों ही साउंड सुनने में प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, इन बच्चों को हम हियरिंग एड के द्वारा हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। थर्ड वन इज सीवियरली रिटार्डेड, वो बच्चे जिनका कंप्लीट हियर लॉस होता है, जो उसमें फॉल करते हैं 70 to 89 डीबी लॉस में, और उनको हियरिंग एड देने के बावजूद भी हम उसको बेनिफिट नहीं दे पाते क्योंकि उनकी सुनने की पावर बिल्कुल ही नहीं होती है। अच्छा, अगर इसमें एक और चीज आती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। हम पहचानेंगे कैसे कि किस बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है। तो इसमें फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट स्केल। एक स्केल के द्वारा आप ये देख सकते हैं, इसमें देखा जाता है कि क्या डेवलपमेंट है या क्या प्रॉब्लम है, या उसमें उस बच्चे का हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा होता है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें उसकी बच्चे की असेसमेंट होती है, उसके सारे जो भी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसकी टेस्टिंग होती है। एक एक्सपर्ट है जो उसकी साइकोलॉजी की टेस्टिंग करता है एंड देन ही कम्स टू अ कंक्लूजन। थर्ड वन इज मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि एक मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ अ चाइल्ड देखी जाती है, उसकी फंक्शनिंग और उसकी डिसफंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स रिलेटेड टू सेंस ऑफ हियरिंग उसका किया जाता है। फोर्थ वन इज केस स्टडी, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट के द्वारा किया जाता है। उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड, उससे पूछा जाता है, वो इन डेटा को कलेक्ट करता है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी मेडिकल हेल्थ हिस्ट्री कैसी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, तो वो एक साइकियाट्रिस्ट करता है। एंड द फिफ्थ वन इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर बच्चों के बिहेवियर को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं वो सुनते समय एक कान तो नहीं बंद कर रहे या अपना सिर तो नहीं टर्न कर रहे, या सिर्फ स्पीकर के लिप्स पे वो ध्यान दे रहे हैं, या जो कई उनके पीयर्स के साथ या क्लास में ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट, और उनको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है जब आपको आइडेंटिफाई करना हो कि किसी बच्चे में कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी तो है या नहीं। नाउ वी कम टू कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो अब हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होते हैं, किस वजह से हियरिंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं या डेफनेस हो सकती है। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी और जेनेटिक कॉजेज। जो 35% केसेस होते हैं डेफनेस के, उनमें ये देखा गया है कि वो हेरिडिटी या जेनेटिकली पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं। तो हेरिडिटी और जेनेटिक कॉजेज आर द मेन कॉजेज फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। सेकेंड वन इज प्रीनेटाल कॉजेज।
एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई बच्चे के साथ बर्थ इंजरी ना हुई हो या पेरेंट्स ने कोई बर्थ कंट्रोल मेजर्स ना लिए हों। मैटरनल रुबेला इज काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो कि एक मदर को होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, विच इज द मेन कॉज। अगर किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी है तो मैटरनल रुबेला कैन बी अ बिग कॉज। पोस्ट नटाल कॉजेज, इसमें दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज मेनिंजाइटिस। ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और हियरिंग लॉस को पैदा करता है। सेकेंड वन इज ओटाइटिस मीडिया। ये इन्फेक्शन जो होता है वो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है और हमारे ईयर ड्रम को अफेक्ट करता है, जो कि विच इन टर्न कॉजेज हियरिंग डिसेबिलिटी या डेफनेस। तो अब इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट मेडिकल चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, avoidance of drugs and alcohols, proper and balanced diet during pregnancy, vaccination of mother during pregnancy, and early diagnosis of infectious diseases and their proper treatment. अगर किसी को पता चला है कि मदर को या बेबी को कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम मदर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट मदर की एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बहुत जरूरी है। अपने न्यूट्रिशन का, अपने प्रोटीन्स का ख्याल रखना चाहिए। ड्रग्स एंड अल्कोहल से दूर रहना चाहिए a lady who is pregnant, एंड कॉन्स्टेंट मेडिकल चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके कॉन्स्टेंटली जो है मेडिकल चेकअप होते रहने चाहिए। तो फर्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। इन बच्चों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कैसी होती है? सिंस हमें पता है कि हम 50% जो भी हम लर्न करते हैं या सीखते हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, लेकिन इन बच्चों को जैसे कि सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो इनका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल लोगों से कम होता है। Since 50% of intellectual development depends upon what we listen in the environment and use it in our life, as a result, their intellectual functioning is obviously limited, almost less than average. इनका नॉर्मल लोगों से जो इंटेलेक्चुअल इनका एबिलिटी होती है या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है वो नॉर्मल लोगों से कम होती है। सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट, ये अपने आप को आइसोलेट रखते हैं क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन जो होती है वो नॉर्मल्स के मुकाबले अगर हम देखें तो पुअर होती है और इस वजह से लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो दे लाइक टू रिमेन आइसोलेटेड एंड शो हाई डिग्री ऑफ इमोशनल इनस्टेबिलिटी कॉजिंग मैल एडजस्टमेंट। ये इनको इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, तो ये एडजस्ट नहीं कर पाते अपने आप को। नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल अचीवमेंट। इसमें हम बात करेंगे दोज हु आर डेफ बाय बर्थ tend to have more difficulty in acquiring academic skills than those who become deaf after 8 or 10 years. जो बच्चे पैदाइशी जिनको प्रॉब्लम होती है, जो डेफ होते हैं बाय बर्थ, उनको जो एकेडमिक स्किल्स हैं वो सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन बच्चों से जो कि 8 से 10 साल बाद जिनको हियरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। They do not perform well like normals. Academics में हो सकता है कि वो normals की तरह perform ना करें, but they can really perform well in the field of arts or fine arts. Artistic behavior होता है इनका, थोड़ा सा आर्टिस्टिक चीज़ों में इनकी इंटरेस्ट होता है, तो ये उन चीज़ों में, उन फील्ड्स में नॉर्मल से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अकेडमिक्स में इनका जो परफॉर्मेंस होती है वो नॉर्मल से अगर हम कंपेयर करें तो वो कम होती है। नेक्स्ट वी टॉक अपॉन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। कम्युनिकेशन एक्टिविटीज या लैंग्वेज एबिलिटीज आपकी दूसरों से इंटरेक्शन जब आप करते हो लोगों से उस पर डिपेंड होती है। तो इन लोगों की हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की जो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि ये लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते इतने अच्छे से, या यूँ कहो कि दूसरे लोग इनको नहीं समझ पाते, इनसे वो ढंग से इनकी फीलिंग्स को या ये क्या कहना चाह रहे हैं इनके व्यूज को नहीं समझ पाते। तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनकी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज कम होती है काफ़ी। Behavioral characteristics, deaf people mostly prefer to have the company of hearing impaired people. उनको उन्हीं लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है जो उनके जैसे होते हैं। वो लोग नॉर्मल्स के साथ थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता उनके साथ, तो वो अपने ही ग्रुप के लोगों के साथ वो रहना पसंद करते हैं। People who are deaf teach each other how to function in the society and how to get along with others. वो एक दूसरे को सिखाते हैं कि सोसाइटी में कैसे बढ़ना है, कैसे एक दूसरे के साथ जेल होना चाहिए, तो वो अपने ही लोगों के बीच में रहकर उन्हें समझाते हैं। फिजिकल कैपेसिटीज कैसी होती है? पीपल हु आर डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग आर नो मोर और लेस देन नॉर्मल पीपल इन अदर सेंसरी functioning or abilities like
साइट, स्मेल, टेस्ट एंड टास्क, जैसे नॉर्मल लोग बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा है या ये चीज उनको कैसी फील कर रही है, वैसे ही जो डेफ बच्चे होते हैं या जिनको हियरिंग डिसेबिलिटीज होती है, वो भी ये चीजें आराम से नॉर्मल्स की तरह बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद अ मॉडरेट functional hearing loss may not be able to profit from a normal classroom presentation and would require some instructional adaptation to be सक्सेसफुल. लेकिन इन बच्चों को क्या होता है कि अगर मैम एक सिंपल प्रेजेंटेशन दे रही हैं तो हो सकता है कि इनको वो प्रेजेंटेशन नॉर्मल बच्चों की तरह समझ में नहीं आए और इनको हियरिंग एड की जरूरत पड़े उस प्रेजेंटेशन को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए और वो इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए. तो थोड़ा सा फंक्शनल जो उनका फिजिकल एबिलिटीज होता है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है नॉर्मल लोगों से. बट जो अदर उनके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो उनके वैसे ही फंक्शन करते हैं जैसे कि नॉर्मल पीपल के करते हैं. नॉर्मल जो उनके पीयर्स होते हैं उनके जैसे भी फंक्शन करते हैं. नाउ वी कम टू एजुकेशनल प्रोविजन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन. एजुकेशनल प्रोविजंस क्या होने चाहिए उनके? फर्स्ट वन इज यूज ऑफ हियरिंग एड्स. ऑब्वियसली जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई प्रेजेंटेशन चल रही है या कुछ भी चल रही है तो उन बच्चों के लिए हियरिंग एड्स पहले से अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो उनको लगा के अच्छे से उस टॉपिक को समझ सकें. वोकेशनल ट्रेनिंग, अकेडमिक ट्रेनिंग के साथ साथ जरूरी होता है वोकेशनल ट्रेनिंग देना ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए. और जैसे पहले भी बताया है कि हो सकता है अकेडमिक्स में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, बट जो दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज हैं या जो भी अदर कोर्सेज हैं उनमें वो दे कैन डू वंडर्स. थर्ड इज ऑडिटरी ट्रेनिंग. टीचर के लिए जब वो बच्चों को पढ़ा रही है जिनको सुनने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए जरूरी है कि वो जितना लिख रही हैं अगर बोर्ड पे, अगर वो उसको क्लियरली उतना बोले भी और एक्शंस कर करके समझाएं. और बोलते वक्त उनकी स्पीच काफी क्लियर होनी चाहिए और जो भी कुछ वो समझाने की कोशिश कर रही हैं वो उनको थ्रू एक्शंस या थ्रू प्रेजेंटेशंस भी उनको वो समझा सकती हैं. नेक्स्ट इज क्लासरूम अरेंजमेंट्स. क्लासरूम अरेंजमेंट्स कुछ ऐसी होनी चाहिए वेरिन जो बच्चे जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है वेदर इट्स विजुअल और हियरिंग, वो बच्चे जो टीचर के पास बैठे होने चाहिए, डिस्टेंस पे नहीं होने चाहिए. बिकॉज अगर वो डिस्टेंस पे बैठे होंगे तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा. तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लासरूम को इस तरह से अरेंज करे कि हर बच्चे को वो इन्फॉर्मेशन दे पाए या वो पढ़ा पाए जो वो पढ़ाना चाहती हैं. स्पीच रीडिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ उन बच्चों के लिए जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है. स्पीच रीडिंग होती है जब आप अपने लिप्स या अपने फेशियल एक्सप्रेशन से आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो जो सुन नहीं सकता. तो स्पीच रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल टीचिंग टू those children who have hearing disabilities. टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज, अभी टीचर्स को देखना है कि वो क्या मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज यूज कर सकती हैं टू टीच सच स्टूडेंट्स, टू टीच सच चिल्ड्रंस. उनके पास ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए, उनके पास उनको स्पीच रीडिंग उनकी क्लियरली होनी चाहिए ताकि बच्चे समझ पाएं. और वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज कर सकती हैं. ऑडियो टेप्स हैं, विजुअल टेप्स हैं, वो इनैक्ट कर सकती हैं, रोल प्ले है. तो इन सब स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स को यूज करके इन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ अ टीचर इन एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन. एक टीचर का क्या रोल होता है इन बच्चों को अच्छे से गाइड करने के लिए या इनको पढ़ाने के लिए? द टीचर शुड नोटिस बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. जो एक टीचर है उसका सबसे बड़ा रोल ये है कि उसको उसके बच्चों के बिहेवियर जो है बिहेवियर उनको चेक करते रहना चाहिए कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या वो अपने आप को अलग नहीं मान रहा, अलग तो नहीं कर रहा. जो भी है उसके बिहेवियर को नोटिस करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम. और अगर टीचर को लगता है उसके बिहेवियर में कुछ भी स्लाइटली चेंज है तो इमीडिएटली उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए. द टीचर शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन. अब टीचर ही अगर नेगेटिव हो जाएगी, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स सच चिल्ड्रन अच्छा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो पूरी क्लास को भी हैंडल नहीं कर पाएगी. तो इसका सबके लिए जरूरी है कि टीचर के खुद का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए सो दैट शी कैन ब्रिंग दी पॉजिटिव एनर्जी इन द क्लास और वो नॉर्मल बच्चों को भी समझाए कि वो उन बच्चों के साथ भी फ्रेंडली बिहेवियर रखे जैसे कि वो आपस में रखते हैं. ही शुड कीप ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन टू अ मिनिमम लेवल. इन बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए टीचर को हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी नॉइज है या जो भी डिस्ट्रैक्शन है जो बच्चों को आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है उन चीजों को कम हो, वो चीजें कम हो क्लास में सो दैट these children can understand whatever he is teaching. To optimize the chances of speech reading, the distance between the teacher and the child should be 3 to 6 feet.
जैसे कि मैंने बताया कि जो बच्चे हैं ये आपकी लिप मूवमेंट को रीड करते हैं, ये लिप मूवमेंट को समझते हैं, आपके एक्सप्रेशंस को समझते हैं। अगर ऐसे में एक बच्चा दूर बैठा होगा तो वो टीचर को क्लियरली नहीं देख पाएगा। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए टीचर को ये करना चाहिए कि वो बच्चे को अपने पास बिठाए। The teacher should ensure that the hearing aid is in perfect condition and check it regularly. जो भी हियरिंग एड आप प्रोवाइड करवा रहे हो स्टूडेंट्स को, वो परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और रेगुलरली आप उसको चेक करते रहिए। न्यू वोकैबुलरी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बोथ ओरली एंड वर्बली। आप जो भी नए वर्ड्स आप बता रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो ओरली और वर्बली दोनों तरह से इंट्रोड्यूस होने चाहिए। एज फार एज पॉसिबल द टीचर शुड यूज विजुअल एड्स टू सप्लीमेंट ओरल प्रेजेंटेशन। कोई टीचर अगर ओरली कुछ बता रही है तो उसको विजुअल एड्स भी प्रोवाइड करवाने चाहिए ताकि वो उनको दिखा करके अपनी प्रेजेंटेशन समझा पाए। ही शुड provide opportunities to hearing impaired children to participate in various co-curricular activities in the school based on his interest and abilities. जो भी बच्चों को जो हियरिंग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको जो भी जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, जिस भी चीज में उनका इंटरेस्ट हो और उनकी एबिलिटी हो, तो एक टीचर को उनको पुश करते रहना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे कि उनका जो एक फियर है या जो एक इरिटेशन लेवल है या फ्रस्ट्रेशन है वो सब कम होंगी एंड दे विल इट विल ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी इन देम। तो इस टॉपिक में इतना ही एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। और इसके बाद हम करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट्स, जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू अपलोड वीडियोस, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या टॉपिक कवर हो चुके हैं, और जो भी जिनके भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आई डेफिनेटली गिव ऑल आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। So thank you so much.